इंडियन ज्योग्राफी कर रहे थे हम। टॉपिक है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी और एटॉमिक एनर्जी। ऊर्जा के नए स्रोतों में नाभिकीय ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान में नाभिकीय ऊर्जा विद्युत उत्पादन हेतु तापीय ऊर्जा, जल विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपरांत चौथा प्रमुख स्रोत है। भाई ऊर्जा के स्रोतों में हमने पढ़ लिया कि तापीय ऊर्जा, कोयला जलाकर, गैस जलाकर, भूसी जलाकर और कई चीजों को जलाकर क्या करते हैं हम, विद्युत पैदा करते हैं। दूसरा हमने पढ़ लिया जल विद्युत, ये जानते ही हम, उत्तराखंड के लोग हैं। नवीकरणीय, रीन्यूएबल एनर्जी जो सोर्सेज हैं उनके बारे में पढ़ लिया। चौथे नंबर पे आता है स्थान किसका, परमाणु ऊर्जा और एटॉमिक एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी। वास्तव में भारत में परमाणु शक्ति के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, कौन, ये वो लोग थे जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री जेल नेहरू से भी क्या हुए, सीधे बोला इन्होंने कि भैया आने वाले समय में परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी देश को, जिस हिसाब से जनसंख्या है। देश गरीब था, पैसा था नहीं, टाटा के पास जाना पड़ा जो सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनसे सहायता मांगी। ठीक है, क्योंकि सरकार से उतनी सहायता नहीं मिल पाई, तब जाके कुछ काम हुआ। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च खुला। ठीक है, तो भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक किन्हें माना जाता है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इनके नाम पर बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अगर आप एमएससी फिजिक्स या एमएससी मैथ से हो तो बार्क के फॉर्म आते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के, आप वहां पर उसके लिए क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना, अच्छा, भाभा के निर्देशन में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई। आयोग कब बना, 48 में। आयोग का काम क्या होता है, रिकमेंडेशन देना। क्या होता है, तो पहले रिकमेंडेशन दी गई, फिर विभाग बना। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई, 1954 में की गई। कब की गई, 1950। दोनों क्वेश्चन प्री के बन चुके हैं कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई, 1948 में हुई। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई, 1954 में हुई। परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के जनक कौन है भारत में, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, उसी वर्ष ट्रॉम्बे में परमाणु ऊर्जा संस्थान स्थापित किया गया, जिसका नाम बदलकर 1967 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र या बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रखा गया। भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड NPCIL का गठन सितंबर 1987। अब देखो, राजीव गांधी का टाइम था, है ना, और राजीव गांधी बाहर पढ़े लिखे, जिसने देश विदेश में पढ़ाई लिखाई की हो तो उसकी सोच थोड़ा सा क्या होती है। तो NPCIL का गठन किसके समय में किया गया, एक तो याद रखना आपने, राजीव गांधी के समय में किया गया, 1987 में किया गया। ये जो कंप्यूटर है, NPCIL है, या जो टेलीफोन की जो क्रांति है, ये किसके समय में आई, अगर आप बोलें तो कहीं ना कहीं जो योगदान रहा है वो राजीव गांधी के कार्यकाल में रहा है। ठीक है, और सिर्फ राजीव गांधी को श्रेय देना भी ठीक नहीं है। उस समय का जितनी भी लीडरशिप थी वो बड़ी गजब की थी, ब्यूरोक्रेसी जो थी वो बड़ी गजब की थी। ठीक है, बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट्स थे, बहुत अच्छे नेता थे उस समय। ठीक है, शिक्षित जिन्हें कहा जाता है। तो इस वजह से काफी देश में क्या हुआ, कई नई चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया। आगे 87 में किया गया। ठीक है, NPCIL का गठन 1987 में किया गया। उसे देश के समस्त परमाणु संयंत्रों के प्रारूप, ड्राफ्ट जिसे बोलते हैं, प्रारूप मतलब ड्राफ्ट को कहा जाता है, निर्माण कार्य, संचालन एवं उत्पादन संबंधी उत्तरदायित्वों को सौंपा गया। देश में नाभिकीय विद्युत की स्थापित क्षमता 30 सितंबर 2022 तक 6780 मेगावाट यानी 1.7%। देश में जो कुल ऊर्जा हमारी पैदा होती है सिर्फ 1.7% जो होती है न्यूक्लियर एनर्जी पैदा होती है, जो कि बहुत कम है। क्या है, कम है। अब ये साफ सुथरी भी है, लेकिन मैंने कहा इसमें एक ही खतरा है, लीकेज का। अगर रेडिएशन लीकेज हो गया, रेडिएशन फैल गया तो फिर समझ लो। इसलिए जहाँ पर भी ये लगाई जाती हैं वहाँ पर जो स्थानीय लोग होते हैं वो विरोध करते हैं इसका, क्योंकि डरते हैं लोग। क्या करते हैं, अब डरते तो तब भी थे यार जब स्टोव से गैस आई। पहले चूल्हे से जब स्टोव आया तो डरे लोग कि फटता है जी स्टोव, क्या होता है, मिट्टी तेल डालना, केरोसिन ऑयल डालना पड़ता है, फटेगा ये। गैस आई तो विरोध किया लोगों ने, नहीं भाई गैस तो बहुत बुरी चीज है। आज क्या है, जरूरत है गैस सिलेंडर जो है ना, पाइपलाइन भी आएगी आने वाले समय में। तो विरोध हर चीज का होता है। कहां पर होता है, जो देश अशिक्षित होता है, जहां पर अशिक्षा होती है, जहां पर पूर्वाग्रह होते हैं, वहां पर विरोध होता है।
ठीक है, दूरदृष्टा जो लोग होते हैं, माना राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के थे जैसे सैम पित्रोदा, तो ऐसे लोग बड़े दूरदृष्टा होते हैं, 100 साल बाद तक की सोच के चलते हैं, 200 साल बाद तक की। सरकार को, जो सरकार के एडवाइजर होते हैं ना, इस तरह के लोग होते हैं जिनका नॉलेज बहुत क्या होता है, आगे तक सोचते हैं। समझ में आया? ये हो गया उत्तरदायित्व सौंप। देश में नाभिकीय विद्युत की स्थापित क्षमता बता दिया मैंने कितनी, 678, आसान है याद करना, 6780 मेगावाट। और ये वो पूछे ना पूछे, ये पूछेगा 1.7%। सन 2032 तक नाभिकीय क्षमता की स्थापित क्षमता 27,500 मेगावाट करने की सरकार का लक्ष्य है। देश में नाभिकीय विद्युत के कुल 22 रिएक्टर वर्तमान में 8 विभिन्न केंद्रों पर कार्यरत हैं। वह 1500 मेगावाट क्षमता के कुल 4 प्लांट निर्माणाधीन है तथा 20,600 मेगावाट के कुल 10 प्लांट प्रस्तावित हैं। ध्यातव्य है कि कुडानकुलम संयंत्र के दूसरे परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का परिचालन देश के 22वें परमाणु ऊर्जा रिएक्टर के रूप में 10 जुलाई 2016 को प्रारंभ हो गया है। कहां पर? कुडानकुलम और कलपक्कम, ये दोनों आपको तमिलनाडु में मिलेंगे। कहां मिलेंगे? तमिलनाडु में। ठीक है, और इसे 29 अगस्त 2016 को दक्षिणी ग्रिड से जोड़ दिया गया है। ग्रिड होते हैं साउथ ग्रिड, नॉर्थ ग्रिड, ईस्ट ग्रिड, वेस्ट ग्रिड। इस प्रकार अब देश की कुल स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 6,780 मेगावाट हो गई है। ज्ञातव्य है कि तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित 1000 मेगावाट क्षमता वाली यह संयंत्र परियोजना भारत एवं रूस की संयुक्त परियोजना है। तिरुनेलवेली जिला भी याद करना है, तमिलनाडु भी याद करना है, भारत रूस भी याद करना है। ठीक है, शीर्ष 3 परमाणु ऊर्जा खपत वाले देश कौन से हैं? सबसे ऊपर यूएसए है, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे फ्रांस है। और फ्रांस जैसे देश अब बंद कर रहे हैं परमाणु ऊर्जा को। क्या है, जब जापान में फुकुशिमा पावर प्लांट पर जब वो हुआ ना, संकट आया, तो इन लोगों ये डर गए जिसे बोलते हैं। इन्होंने कहा भैया छोटा सा देश है, रेडिएशन फैल गया तो दिक्कत हो सकती है, तो ये क्या कर रहे हैं, अन्य साधन ढूंढ रहे हैं ऊर्जा के। भारत में परमाणु शक्ति के विकास के लिए अनेक अनुसंधान रिएक्टर बनाए गए हैं। इनमें अप्सरा 1 1956, इसको हाईलाइट करना आपने। अनुसंधान रिएक्टर कौन कौन से हैं? अप्सरा 1, साइरस 1960, जर्लिना 1961, पूर्णिमा 1 1972, पूर्णिमा 2 1984। आगे दिखाइए भाई। ध्रुव 1985, कामिनी तथा पूर्णिमा, वही है भाई, वही है। पूर्णिमा 3 1990 सम्मिलित है। भारत में 3 शताब्दी से अधिक समय तक परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए थोरियम के पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। लेकिन मैंने कहा हमारा जो नाभिकीय कार्यक्रम है उसके तृतीय चरण में थोरियम का यूज होना है। ठीक है, पहले चरण में यूरेनियम का यूज किया गया। ठीक है, और आपने साथ साथ ये भी याद रखना है, एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में कितने देश आते हैं? ढूंढिए। एग्रीमेंट 1, 2, 3 किया था मनमोहन सिंह के समय में हमने। प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, बड़े सज्जन विद्वान व्यक्ति, लेकिन एक जगह पे अड़ गए हो। सारी जो गठबंधन वाले दल थे उन्होंने कहा नहीं जी, एग्रीमेंट 1, 2, 3 नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा होगा, देश की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करना है तो एग्रीमेंट 1, 2, 3 करना पड़ेगा हमें अमेरिका के साथ। किसके साथ? अमेरिका के साथ एग्रीमेंट। और अड़ गए। पहली बार देखा हमने प्रधानमंत्री को क्या किसी चीज पर, क्योंकि वो बिल्कुल साधारण व्यक्ति थे, अड़ते नहीं थे, लेकिन क्योंकि इकोनॉमिस्ट थे, वो जानते थे कि देश की ऊर्जा आवश्यकता को एक बड़ा भाग परमाणु ऊर्जा से ही क्या किया जा सकता है, पूरा किया जा सकता है। इसलिए एग्रीमेंट 1, 2, 3 का होना जरूरी था। ठीक है, तो भारत में 7 भारी जल संयंत्र हैं। हैवी वाटर प्लांट बड़ौदरा में है, वडोदरा बोलते हैं वहां के लोग इसे, बड़ौदरा 1980, तूतीकोरिन 1978, कोटा 1985, तलचर उड़ीसा में पड़ता है, कोटा राजस्थान में पड़ता है। तूतीकोरिन कहां पड़ता है भाई? क्या बताया था? तुम्ही ने पूछा था, तुम्ही ने बताया था आंसर, यही बताया था। तूतीकोरिन तमिलनाडु, तलचर उड़ीसा में, थाल महाराष्ट्र में, हजीरा 1991 में, मानुगुरु तेलंगाना में 1991 में स्थापित तथा सक्रिय है। ज्ञातव्य है कि नांगल भारी जल संयंत्र को 2002 में बंद कर दिया गया। अच्छा, ये बंद हो गया भाई नांगल वाला। D2O बोलते हैं किसको? भारी जल को। जैसे जल को H2O बोलते हैं, वैसे भारी जल को। और किस रूप में यूज होता है रिएक्टर्स में? मंदक के रूप में।
मॉडरेटर के रूप में। केमिस्ट्री वाले बताएं, भारी जल का प्रयोग क्यों करते हैं रिएक्टर्स में? मंदक के रूप में? ये नहीं पढ़ा है बीएससी में। चलो, ज्ञातव्य है कि ये बंद हो गया। भारी जल का प्रयोग दाबित भारी जल रिएक्टर पीएच, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स, PHWRS कहीं पर लिखा होगा तो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स में मॉडरेटर, सॉरी किस रूप में? मंदकी तो है, मॉडरेटर के तथा कूलेंट के रूप में होता है। मॉडरेटर और कूलेंट, ये दो शब्द याद करने हैं आपने। भारत अपनी आवश्यकता की पूर्ति के अतिरिक्त कोरिया रिपब्लिक को भी भारी जल का निर्यात करता है। विश्व में शीर्ष 5 नाभिकीय विद्युत उत्पादक देश कौन है? प्रथम पे यूएसए है, दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर फ्रांस है, चौथे नंबर पे रूस है, 5वें नंबर पे दक्षिणी कोरिया है। ठीक है, आगे 13वें नंबर पे भारत है। कौन से नंबर पे? भारत में परमाणु शक्ति का उत्पादन अमेरिका की सहायता से तारापुर महाराष्ट्र में 1969 में स्थापित 320 मेगावाट क्षमता के प्रथम परमाणु शक्ति केंद्र की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ। तो तारापुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कब स्थापित हुआ? 1969 में। किसके सहयोग से हुआ? अमेरिका के सहयोग से। किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से। रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में। किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। 2 दाबित भारी जल प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स वाणिज्यिक उत्पादन 1972 से 1980 में प्रारंभ किया गया। ठीक है। चेन्नई के निकट कलपक्कम 220 मेगावाट के 2 स्वदेशी रिएक्टर, स्वदेशी इंडिजीनियस, यहां पे ध्यान रखना आपने। 1984 इंदिरा गांधी की मृत्यु हो चुकी थी, राजीव गांधी का कार्यकाल था, तथा 1986 में स्थापित किए गए। आगे बढ़िए। इसके पश्चात 220 मेगावाट के 2 अन्य रिएक्टर नरौरा उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर के पास पड़ता है नरौरा उत्तर प्रदेश में 1989 में तथा 1991 में स्थापित किए गए। दाबित भारी जल रिएक्टर की देसी प्रविधि से 1992 से 1995 में काकरापारा गुजरात, देसी प्रविधि मतलब टेक्नोलॉजी भी जो थी वो हमारी थी इस वाले में। किसमें? काकरापारा गुजरात में। ठीक है। 220 मेगावाट क्षमता के 2 संयंत्र की स्थापना के साथ ही वाणिज्यिक प्रौढ़ता प्राप्त कर ली। 1999 तथा 2000 में 220 मेगावाट के 2 अन्य दाबित भारी जल रिएक्टर कैगा कर्नाटक में पड़ता है, रावत भाटा राजस्थान में पड़ता है, में स्थापित किए गए। क्लियर हो गया? इधर दिखाइए, ये क्या है? गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना। इसको पढ़ लेते हैं, आगे बढ़िए। ऊपर कीजिए। ऊपर कीजिए भाई। देश में विद्युत की बढ़ती हुई जरूरतों की पूर्ति के लिए स्वदेशी तकनीक पर आधारित एक नाभिकीय विद्युत परियोजना की स्थापना हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर उत्तर प्रदेश वाला गोरखपुर नहीं है। ये गोरखपुर कहां वाला है? हरियाणा के फतेहाबाद का गोरखपुर गांव में की जा रही है। ठीक है। 2800 मेगावाट, कितना? बहुत ज्यादा मेगावाट है। 2400 की तो हमारी टिहरी पन बिजली योजना है, टिहरी डैम। 2800 मेगावाट की इस गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना GHAVP का शिलान्यास प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 13 जनवरी 2014 को गोरखपुर गांव में किया था। गोरखपुर हरियाणा, नॉट उत्तर प्रदेश। ठीक है। 13 जनवरी को। ठीक है। 23,502 करोड़ रुपए की कीमत भी वैसी है। आगे अनुमानित लागत वाली इस परियोजना के लिए गोरखपुर के अतिरिक्त काजल हेडी तथा बड़ोप्पल गांव में भूमि अधिकृत की गई है। यह परियोजना देश में 8वीं नाभिकीय विद्युत परियोजना, 8वीं को हाईलाइट करना है आपने। काजल हेडी, बड़ोप्पल, ये हाईलाइट करना है। ठीक है। इसमें 700 मेगावाट के 4 भारी दाबित परमाणु रिएक्टर, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे। इनमें पहले चरण में 2 रिएक्टरों की स्थापना 2022-23 तक पूरी होने की संभावना हो चुके होंगे अब तक। उसके पश्चात दूसरे चरण का कार्य शुरू किया जाएगा। आगे
नाभिक दुर्घटना क्षतिपूर्ति नागरिक दायित्व विधेयक 2010 को संसद ने अगस्त 2010 में 18 संशोधनों के पश्चात पारित कर दिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। नाभिकीय दुर्घटना क्षतिपूर्ति नागरिक दायित्व विधेयक कब पारित हुआ? 2010 में पारित हुआ। पुराना क्वेश्चन है लेकिन फिर भी ठीक है। संवर्धित यूरेनियम मेंस का क्वेश्चन है, 2 नंबर या 4 नंबर में पूछेगा। क्या होता है एनरिच्ड यूरेनियम? तो नाभिकीय विखंडन के लिए यूरेनियम 238 की तुलना में यूरेनियम 235 अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि यूरेनियम 235 का नाभिक अत्यधिक क्षणभंगुर होता है। 235 का क्या होता है? अत्यधिक क्षणभंगुर, मतलब खत्म होने वाला, क्षणभंगुर, ठीक है, एक ही क्षण में समाप्त। फलतः यदि कम गति से भी कोई न्यूट्रॉन उसमें टकरा जाए तो वह उसे खंडित कर सकता है। यूरेनियम रिएक्टर में कुछ विशेष प्रक्रियाओं द्वारा उसमें विखंडन योग्य यूरेनियम 235 की मात्रा, मेन जो है लाइन ये लिखनी है आपने मेंस में, यूरेनियम 235 की मात्रा 0.7% से बढ़ाकर, ये प्री का भी क्वेश्चन है, एनरिच्ड यूरेनियम में कितना किया जाता है? 2.34% तक की जाती है। इस प्रक्रिया को यूरेनियम संवर्धन, एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम, तथा इस विधि को प्राप्त यूरेनियम को संवर्धित यूरेनियम कहा जाता है। प्रकृति में यूरेनियम प्रायः पिच ब्लेंड के रूप में, यूरेनियम का अयस्क क्या है? पिच ब्लेंड। इतना क्लियर हो गया? तो बस इतना ही करते हैं, ठीक है।